स्टोरी की शुरुआत होती है और हमें एक ऐसे दुनिया को दिखाया जाता है जहाँ पे एक सॉर्सिस्ट है, शिकिगामी है और डिमोनिक मॉन्स्टर है। और एक सॉर्सिस्ट अपने शिकिगामी का यूज़ करके सारे डिमोनिक मॉन्स्टर को मारते हैं ताकि वो इंसानों को कोई हानि ना पहुँचा पाए। और अपना उस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सॉर्सिस्ट है और वो भी काफ़ी कम उम्र के अंदर। और वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि कोई भी कितना भी पावरफुल डिमोनिक मॉन्स्टर आए या फिर उसके सामने कितना भी ज़्यादा बड़ा इनेमी आ जाए वो उसको ईजिली हरा देता है। इसके बाद हमको दिखाया जाता है कि अपने हीरो को बहुत सारे लोग मिलकर घेर लेते हैं और बोलते हैं कि हम लोगों ने तुमको आखिरकार बेवकूफ़ बना ही दिया, हम लोगों ने तुम्हें यहाँ पर जानबूझकर बुलाया है। जिसके बाद वो सारे लोग मिलकर अपने हीरो के ऊपर कोई सील का यूज़ करते हैं, जिसके वजह से जो अपना हीरो है वो अपना पावर सही से यूज नहीं कर पाता है, क्योंकि वो लोग अपना सील से ट्राई करते हैं कि इसका पूरा पावर ख़त्म करने के लिए। लेकिन अपना हीरो बहुत ज़्यादा पावरफुल है इसलिए इसका पावर कम तो हो जाता है लेकिन पूरा ख़त्म नहीं होता है। इसके बाद हीरो अपने पेपर डॉल की तरफ देखता है और बोलता है कि लग रहा है अब अपने मैं शिकिगामी का यूज़ नहीं कर सकता, यानी कि अब ये खुद से अकेला ही फाइट कर सकता है और वो भी कम पावर पे। जिसके बाद वो थोड़ा सा हंसने लगता है और बोलता है कि तुम लोगों ने तो काफ़ी अच्छी तैयारी की है, फिर भी अब हार मत जाना। सुनने के बाद वो लोग भी हंसने लगता है और बोलता है कि मजा कर लो, आखिरकार आज तुम्हारा आखिरी ही दिन है। जिसके बाद अपना हीरो उन लोगों से पूछता है कि आखिर तुम लोग मुझे मारना क्यों चाहते हो। जिसके बाद वो बोलता है क्या तुमको ये साफ साफ नहीं दिख रहा है, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, तुम अकेले किसी भी इविल स्पिरिट को मार सकते हो चाहे वो कितना भी ज़्यादा पावरफुल है, और ये हमारे तुसिमी कादो फैमिली के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जिसके बाद वो लोग चिल्लाते हैं कि इसको मार दो और सब लोग मिलकर उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि अपना हीरो अकेला खड़ा हुआ है और उसके नीचे उसके जितने भी सारे दुश्मन हैं वो सारे के सारे मरकर पड़े हुए रहते हैं। अपना हीरो सोचता है कि मैं ऐसी हालत में और ज़्यादा देर तक नहीं जी पाऊंगा, अब मेरे पास बस एक ही रास्ता है। जिसके बाद वो अपना एक पेपर डॉल निकालता है और अपना एक टेक्निक यूज़ करता है जिसका नाम रहता है सर्कल ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन, जिसको यूज़ करते ही उसके अंदर से बहुत ज़्यादा लाइट आने लगती है और वो सोचता है कि यह जिंदगी भी बुरा नहीं था। जिसके बाद वहाँ से हमको सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमको फिर से अपने हीरो को दिखाया जाता है, लेकिन इस बार वो दूसरे बॉडी के अंदर है। जिसके बाद वो बोलता है कि बहुत अच्छे, मेरा रीइंकार्नेशन का टेक्निक एकदम सक्सेसफुल रहा और इसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खुश रहता है। इसके बाद उसके सर के अंदर दर्द होने लगता है और इस वाले बॉडी के अंदर जितने भी पास्ट के मेमोरीज थे वो सारे के सारे उसके दिमाग में आने लगता है, यानी कि उसको पता चलने लगता है कि आखिरकार इस बॉडी का जो आदमी था उसके साथ क्या क्या हुआ था अभी तक। इसके बाद वो बोलता है कि अच्छा, तो इस दुनिया के अंदर अनमी ज्योतिषी जैसा कुछ भी नहीं है, बल्कि यहाँ पर मैजिक नाम का कोई चीज़ है। जिसके बाद वो बोलता है कि और साथ ही साथ मेरे इस वाले बॉडी का भी जो ऑनर था उसका ज़िंदगी उतना कुछ खास नहीं था। इसके बाद अपना हीरो हम लोग को इस बॉडी के बारे में बताता है जिसका नाम है वैन ग्रेनाडो, और ये ग्रेनाडो फैमिली का थर्ड सन है, यानी कि तीसरा बेटा है। और बहुत जल्द इसको आर्सला मैजिक एकेडमी का एडमिशन टेस्ट देने के लिए जाना है, लेकिन कोई नहीं सोचता है कि ये पास हो पाएगा क्योंकि इसके बॉडी के अंदर कोई भी मैजिक एबिलिटी नहीं है, जिसके वजह से ये बिल्कुल ही मैजिक यूज नहीं करता है और इसका रिलेशनशिप भी किसी के साथ उतना अच्छा नहीं है। इसके बाद वो बोलता है अच्छा, अब मैं सारी बातें अच्छे से समझ गया। हालांकि मैं समझ तो गया लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली है। इसके बाद हमको बताया जाता है कि जो अपना हीरो है उसके बॉडी के अंदर जीरो माना है, यानी कि वो मैजिक बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकता है, लेकिन जीरो माना है। लेकिन उसके बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल पावर जिससे कि यह अपना मतलब ओनमी जियोत्सु यूज कर सकता है वो वाला इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, मतलब उसके लिए इसके अंदर स्पेशल टैलेंट है। और इस दुनिया के अंदर किसी को भी ओनमी जियोत्सु के बारे में नहीं पता, इसकी वजह से कोई भी स्पिरिचुअल पावर का यूज नहीं करता है। इसलिए इस वाले वर्ल्ड के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर है क्योंकि सारे लोग मैजिक ही यूज करते हैं। और इस बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल पावर के लिए स्पेशल टैलेंट है, शायद इसी की वजह से अपना हीरो इस बॉडी के अंदर रीइंकार्नेट हुआ है। फिर वह बोलता है कि बहुत अच्छे, मैं अपने पिछले वाले वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल था, जिसके वजह से मेरे लिए ये वाला बॉडी काफ़ी अच्छा है। उसके बाद वो अपना दूसरा टाइप का शक्ल बना लेता है और बोलता है कि हालांकि मुझे इसी कारण की वजह से धोखा मिला था। इसके बाद अपना हीरो किस सिचुएशन के अंदर है यह बात जानने के लिए थोड़े बहुत किताब को पढ़ता है, और पढ़ने के बाद वो बोलता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, मैं अभी उस दुनिया के अंदर नहीं हूँ जिसके अंदर मैं पहले था, और यह दुनिया मेरे दुनिया से बिल्कुल ही अलग है। लेकिन यहाँ के जो डिमोनिक बीस्ट है वो मेरे ही वर्ल्ड के आकायासी या मोनोनोके के जैसे ही है, और यहाँ पे ओनमी जियोत्सु के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, जिसकी वजह से सारे लोग मैजिक यूज करते हैं और यही एक रास्ता है डिमोनिक बीस्ट से फाइट करने का। इसके बाद वो बैठकर अपने लिए थोड़े बहुत पेपर डॉल बनाने लगता है और बोलता है कि जैसा कि मैंने सोचा
सोचा था इस वाले दुनिया के अंदर स्पिरिचुअल पावर और स्पिरिचुअल टेक्निक का कोई भी यूज नहीं करता और किसी को भी इसके बारे में पता भी नहीं है। इसका मतलब मेरा पावर लोगों को बहुत ज्यादा चौंका देने वाला है। पिछली जिंदगी के अंदर मुझे ज्यादा अटेंशन पसंद नहीं थे, जिसके वजह से मैं हमेशा अंधेरे में छुप छुप कर लोगों को प्रोटेक्ट करता रहा और इसके वजह से मैं मारा गया, जिसके वजह से मैं इस वाले दुनिया के अंदर ऐसा छुप छुप कर ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट नहीं करने वाला, बल्कि इस बार मैं सब कुछ एकदम सामने करने वाला हूँ। यानी कि इस बार अपना हीरो पॉपुलर होने का पूरा फुल प्लान बना चुका है, जो कि यार मुझे तो काफी ज्यादा पसंद आया। मुझे अपने पिछली जिंदगी के बारे में कोई भी अफसोस नहीं है। मैंने लास्ट पे अपना रिवेंज भी ले ही लिया था, लेकिन इस दुनिया के अंदर अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन ऐसा करने के लिए पहले तो मुझे, और वो इतना ही बात बोलता है कि उसके पीछे का दरवाजा काफी जोर से खुल जाता है और उसके बाद वो पीछे देखने लगता है कि आखिर ये कौन है। उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि दरवाजे के बाहर से दो लोग अंदर आ जाते हैं, जो कि वैन के बड़े भाई रहते हैं। ये दोनों के दोनों, जिसमें से एक का उजला बाल रहता है और दूसरे का पर्पल बाल रहता है। तो हम लोग इसको आपसे यही बोलने वाले ताकि हमको प्रॉब्लम ना हो। अंदर आने के बाद वो लोग वैन की बेइज्जती करने लगते हैं और उसको बेकार कीड़ा बोलते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम इस बार आर्सला मैजिक एकेडमी के अंदर नहीं जा पाए तो तुमको वैन टेरिटोरी के अंदर से निकाल दिया जाएगा, और उसके काफी ज्यादा मजाक और बेइज्जती करने लगते हैं। वैन मन में सोचता है कि इनका नाम है हारोल्ड एंड डीन, जो कि हमेशा मुझे परेशान करते रहते हैं। खैर यार, हमें इससे फर्क पड़ता है इनका नाम जो भी हो, क्योंकि हम लोगों ने इनका नाम पहले ही रख दिया है। एक का नाम है उजला बाल और दूसरा का नाम है पर्पल बाल। वैन के दोनों भाई मिलकर वैन को इस टेरिटोरी से बाहर निकलवाना चाहते हैं, क्योंकि इनके फादर मरने से पहले अपने थर्ड सन यानी कि वैन को अपना सक्सेसर बनाकर गए हैं, यानी कि नेक्स्ट फैमिली का हेड वैन होने वाला है। हालांकि वो तीसरा सन है फिर भी, लेकिन ये दोनों उससे राजी नहीं है, क्योंकि वैन मैजिक यूज नहीं कर सकता है और ये लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि वैन को सक्सेसन मिले, और ये लोग खुद के लिए सारा प्रॉपर्टी चाहते हैं। इसलिए कैसे भी चाहते हैं कि वैन यहाँ से निकल जाए ताकि सारा चीज इनको मिल जाए। वह दोनों मिलकर वैन की बेइज्जती करते हैं और बोलते हैं कि हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे फादर ने ऐसे बेकार बेटे को अपना सक्सेसन कैसे दे दिया। लेकिन उसके बाद वैन अपने मन में सोचता है कि सिर्फ मुझे ही पता है कि फादर ने मुझे अपना सक्सेसर क्यों बनाया। इसके बाद हमको फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे वैन के फादर है और वैन उसके बगल में बैठा हुआ है, जहाँ पे वैन के फादर उसको बोलते हैं कि मैं तुमको अपना सक्सेसर बनाना चाहता हूँ, लेकिन वो मना कर देता है और बोलता है कि नहीं, मैं सक्सेसर कैसे बन सकता हूँ, कोई भी इस बात से राजी नहीं होगा। लेकिन उसके फादर उससे बोलते हैं कि अभी हमारे वीक टेरिटोरी को जिसकी जरूरत है वह किसी पावरफुल इंसान की नहीं है, बल्कि किसी समझदार इंसान की है, और मेरे ख्याल से तुम ये काम एकदम अच्छे से कर सकते हो। जिसके बाद वह फिर से बोलता है कि मेरे बाकी के दो बेटे, यानी कि वो जो लाल बाल और पर्पल बाल के बारे में बोल रहा होता है, वो बताता है कि वो दोनों बहुत ज्यादा सेल्फिश है और वो लोग ऐसे फैमिली को लीड बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे फैमिली को अच्छा बनाओ। जिसके बाद वैन भी एग्री कर लेता है उसके बात पर और बोलता है कि मैं इस टेरिटोरी को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाऊंगा, और ऐसे ऐसे बात उनके बीच में चलता है। और फिर उसके बाद हमको पता चलता है कि उसी बात होने के रात को उनका फादर मर जाता है। वह ऐसा फ्लैशबैक के बारे में सोच ही रहा होता है कि पर्पल वाला उससे बोलता है कि हे वैन, तुम सुन भी रहे हो। जिसके बाद वह उसको बोलता है कि हाँ, मैं सुन रहा हूँ। जिसके बाद वह उनको बोलता है कि एक बार जैसे ही मैं आर्सला मैजिक एकेडमी के अंदर चला जाता हूँ और अपने फैमिली को सक्सीड कर देता हूँ, उसके बाद ये जो टेरिटोरी है इसका पूरा फुल कंट्रोल मेरे पास आ जाएगा। यह सुनने के बाद वह दोनों शॉक हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद अपना हीरो फिर से बोलता है कि जैसा कि तुम लोगों ने सुना, मैं एक बार फिर से तुमको बता देता हूँ कि एक बार जैसे ही मैं आर्सला मैजिक एकेडमी के अंदर चला जाऊँ और अपने फैमिली को सक्सीड कर दूँ, इस पूरे टेरिटोरी का कंट्रोल मेरे अंदर आ जाएगा। यह बात सुनने के बाद वह दोनों भाई मिलकर वैन के ऊपर बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं और बोलते हैं क्या ही मजाक है। यह सुनने के बाद वैन भी थोड़ा सा हंसता है और बोलता है कि अगर तुम लोग इतने ही कंफर्म हो तो क्यों ना हम लोग एक बेट लगाएं, मैं आर्सला मैजिक एकेडमी के अंदर जा सकता हूं या फिर नहीं जा सकता हूं। यह सुनने के बाद पर्पल बाल वाला थोड़ा गुस्सा होने लगता है, लेकिन फिर व्हाइट बाल वाला उससे पूछता है कि तुम क्या बेट लगाना चाहते हो। आखिरकार जैसे ही तुम वहां पे मतलब नहीं जा पाओगे, उसके बाद तो तुम हमारे फैमिली के अंदर से एक्सपेल्ड हो ही जाओगे। जिसके बाद वह उनको बोलता है कि अगर मैं एकेडमी के अंदर नहीं जा पाया तो मेरे पास जितने भी चीज़ें जो भी मुझे फादर देकर गए हैं, जितने भी ज्वेलरी आर्मर जो भी मेरे पास है, वो सारी चीज़ें मैं तुम लोगों को दे दूंगा। लेकिन अगर मैं उसके अंदर चला गया तो फिर तुम हमारे फैमिली के अंदर से निकाल दिए जाओगे। यह सुनने के बाद वो दोनों फिर से हंसने लगते हैं। वह लोग बोलने लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि तुम्हारे पास बिल्कुल भी माना नहीं है, यानी कि वह बिल्कुल भी मैजिक यूज नहीं कर सकता है, तो यह आखिर मैजिक एकेडमी के अंदर कैसे जा सकता है। वह लोग बोलते हैं कि तुम कितने ज्यादा स्टूपिड हो। फिर पर्पल बाल वाला बोलता है कि हे बेकार कीड़े, ज्यादा तेज मत बनो वरना तुम मारे जाओगे।
फिर वैन उसको बोलता है कि वो तो 3 दिन के बाद ही पता चलेगा जब मैजिक एकेडमी का एग्जाम हो जाएगा। जिसके बाद वो लोग भी बोलते हैं कि ठीक है, हमें इंतजार रहेगा, और उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वैन जाकर पीछे कुर्सी पर बैठ जाता है और सोचता है कि वो लोग इतना ज्यादा तेज बन रहे थे, क्या वो लोग कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। फिर वो सोचता है खैर फर्क नहीं पड़ता है, वो लोग अगर कुछ भी करते हैं तो मैं उनको अपने ओमनी ज्योत्सु से सबक सिखाऊंगा। चलो तो हम लोग पहले शुरुआत करते हैं उन लोगों को रिवाइव करके। इसके बाद वो अपने हाथ में एक पेपर डॉल ले लेता है और बोलता है कि चलो अब हम लोग ओमनी ज्योत्सु शुरू करते हैं। जिसके बाद वो एक्सप्लेन करने लगता है कि ये ओमनी ज्योत्सु कैसे काम करता है, और वो मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ क्योंकि बिना मतलब का आपका भी दिमाग में दर्द होगा और मेरा भी होगा, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन है। तो हम लोग एक्सप्लेनेशन को जाने देते हैं। एक्सप्लेनेशन के बाद वह सोचता है कि मैं कौन सा ओमनी ज्योत्सु यूज करूँ, तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है जो कि बोलता है क्या आप हिचकिचा रहे हो मास्टर वैन। जिसका आवाज सुनते ही वो तुरंत समझ जाता है कि ये किसकी आवाज है, और वो पूछता है कि क्या तुम किजिन बोल रही हो। जिसके बाद वो बोलते हैं कि हाँ मास्टर, और मैं आपके जगने का बहुत टाइम से वेट कर रही थी। यह सुनने के बाद वैन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि मुझे पता था कि तुम लोग भी यहाँ पर मेरे साथ जरूर होगे। जिसके बाद किजिन उसको बोलती है कि आपके अलावा और कोई भी नहीं है जो कि हमको कंट्रोल कर सकता है, और मेरे अलावा बाकी के 12 हेवनली जनरल शिकिगामी लोग भी बहुत ज्यादा अच्छे कंडीशन में है। जिसके बाद वह बोलता है कि अच्छा इसीलिए तुम यानी कि चीफ शिकिगामी मुझसे बात कर रही हो। जिसके बाद वह हाँ बोल देती है। वैन उसको बोलता है तुम एकदम सही टाइम पर आई हुई हो, क्योंकि अभी मैं अपना ओनमी ज्योत्सु का टेस्ट करने वाला हूँ, और यहाँ पर मैं अभी तुम सभी को समन करने वाला हूँ। जिसके बाद वो अपनी कुर्सी से उठकर थोड़ा आगे जाता है, अपने हाथ में एक पेपर डॉल लेता है और अपना पावर यूज करने लगता है, और उसके बाद वो शिकिगामी को समन करता है अपने 12 हेवनली जनरल्स को। इसके बाद उसके अंदर से बहुत ज्यादा लाइट आने लगती है और समनिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है, और वो बीच में ही बताता है कि जो 12 हेवनली जनरल्स है वो शिकिगामी में सबसे ज्यादा हाईएस्ट रैंक के होते हैं, और वो लोग इसके सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सबऑर्डिनेट्स है। जिसके बाद वो सारे के सारे उसके सामने समन हो जाते हैं, लेकिन समन होते ही 12 में से 9 जनरल्स तुरंत डिसअपीयर हो जाते हैं और सिर्फ वहाँ पे 3 ही बचते हैं। उनके गायब होने के बाद वैन सोचता है कि ऐसा लग रहा है अभी मेरे अंदर काफी स्पिरिचुअल पावर नहीं है, जिसके वजह से मैं अभी बस 3 ही को समन कर सकता हूँ, पूरे 12 को समन नहीं कर सकता हूँ। और वह उसके बाद जो 3 समन हुए रहते हैं उनका नाम बताता है, जिसमें से फर्स्ट वाले किजिन रहती है जो कि सभी का चीफ रहती है, दूसरे वाले का नाम रहता है सुजाकू, और तीसरे वाले का नाम रहता है डीएन। किजिन और सुजाकू वैन का शुक्रिया अदा करते हैं और उसका थोड़ा बहुत तारीफ भी करते हैं, लेकिन वैन उसको क्यूट बोलती है और बोलती है कि आप तो पहले से भी ज्यादा प्रिटी हो गए हो। लेकिन किजिन उसको बोलते हैं कि यह गलत बात है, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जिसके बाद डैन थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि कोई बात नहीं, इतना इतना तो चलता है। उनको देखकर वैन खुश हो जाता है और बोलता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि कोई भी नहीं बदला है। जिसके बाद किजिन देखकर बोलती है कि फिर भी मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पर बस हम 3 लोग ही क्यों हैं। सुजाकू और डैन सोचने लगते हैं कि शायद से हम लोग 3 12 हेवनली जनरल्स के अंदर से चुने हुए हैं, यानी कि हम तीनों स्पेशल है। जिसके बाद वो दोनों बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं। इसके बाद वैन उनका गलतफहमी दूर करता है और उनको बताता है कि यह बस एक इत्तेफाक है कि तुम तीनों यहाँ पर रह गए हो। जैसे ही मेरे पास काफी स्पिरिचुअल एनर्जी हो जाएगा, उसके बाद मैं एक साथ सभी को समन कर पाऊंगा, और उसके बाद तुम लोग को जैसा ही मन करे वैसा तुम लोग कर सकते हो। इसके बाद किजिन उसका शुक्रिया अदा करती है इतने अच्छे अच्छे वर्ड बोलने के लिए, और बोलते हैं कि बाकी के जो शिकिगामी है वो लोग भी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हैं। किजिन बोलती है ये सारी बातें चली रही है तो ऐसा लग रहा है कि आपके फैमिली हेड बनने के लिए एंट्रेंस एग्जाम भी बहुत जल्द आने ही वाला है। जिसके बाद वो बोलता है कि हाँ इसलिए अब हम लोग शुरू करने वाले हैं। इसके बाद डैन उनको गाली देती है, मतलब वैन के जो बड़े भाई रहते हैं दो, उनको गाली देती है और बोलते हैं कि मैं उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ और मैं उनको पीटना चाहती हूँ। जिसके बाद सुकाकू भी उसका साथ देता है और बोलता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, मैं भी उनको उठाकर फेंकना चाहता हूँ। वैन बोलता है कि हम बहुत जल्द उनसे बदला लेंगे, और वैसे भी अब मैं आर्सला मैजिक एकेडमी के अंदर जाने ही वाला हूँ, तो मुझे बस पासिंग मार्क्स ही नहीं चाहिए। यानी कि भाई समझ लो ये टॉप का मार्क्स लेकर ही रहने वाला है। और यह सुनने के बाद वहाँ पर तीनों जो रहते हैं बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं। किजिन बोलते हैं कि आपके दोनों बड़े भाई आपके एग्जामिनेशन पास होने के बाद क्या यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद वैन बोलता है कि ऐसा सपने में भी नहीं हो सकता है, वह दोनों जरूर इसके खिलाफ जाएंगे, लेकिन यह मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार मैं एकेडमी के अंदर चले जाऊँ उसके बाद जो मेरा इज्जत है कि जो मैजिक यूज बिल्कुल भी नहीं कर सकता,
इसका इमेज मैं पूरी तरह से अपने ऊपर से हटा दूंगा। फिर किजिन बोलते हैं कि ये बात तो सही है कि जो आपके आजू बाजू में रहते हैं वो आपके बारे में बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचते हैं, लेकिन दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या इससे आपको बिल्कुल ही फर्क पड़ता है? वैन बताता है कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं इससे मुझे बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं अपनी पिछली जिंदगी के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ओमनीजुत्सु यूजर था जो कि अभी तक जिंदा था, लेकिन मुझे स्पॉटलाइट बिल्कुल ही पसंद नहीं था, जिसकी वजह से मैं जो भी काम करता था वो पब्लिक के नजर से छुप के करता था। इसकी वजह से मेरे अपने ही फैमिली का जो रिस्पेक्ट था मेरे तरफ पूरा टूट गया, क्योंकि मैं किसी भी फैक्शन के अंदर नहीं था और मैं आराम से खुला घूमता था, लेकिन फिर भी मैं स्ट्रॉन्गेस्ट था। इसकी वजह से आखिर में उन लोगों ने मुझे धोखा दे दिया। इसके वजह से मैं चाहता हूँ कि अगर मैं इस बार स्ट्रॉन्गेस्ट बनूं तो मेरे साथ कुछ ऐसे भी लोग हो जो कि मुझे कभी भी धोखा ना दें। यह बात सुनकर वो तीनों खुश हो जाते हैं, जिसके बाद किजिन बोलती है कि अच्छा यह बात है, यह आइडिया काफी ज्यादा अच्छा है। डायन बोलती है कि हाँ, इसके वजह से सब लोग आपके सामने झुकेंगे, और सुजाकू बोलता है कि मैं तो ये बस सोचकर ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुए जा रहा हूँ। इसके बाद वैन किजिन से बोलता है कि तुम भी मेरे साथ एडमिशन एग्जाम लोगी, जिसके बाद किजिन कुछ समझ में नहीं पाती है और पूछती है कि वो क्यों, जिसके बाद वो बताता है कि अगर मेरे साथ मेरे कोई शिगामी साथी रहेगी तो मुझे अच्छा महसूस होगा। डायन बोलती है ये तो गलत बात है, सिर्फ किजिन ही क्यों, जिसके बाद वैन उसको समझाता है क्योंकि किजिन 12 हेवनली जनरल्स के अंदर सबसे ज्यादा समझदार है, इसके वजह से। यह सुनने के बाद वो नाराज हो जाती है और किजिन हंसने लगती है और वो मान जाती है साथ में एग्जाम देने के लिए। इसके बाद सुकागो किजिन से पूछता है कि इस दुनिया के मैजिक और सब्जेक्ट्स हमारे स्पिरिचुअल आर्ट से बिल्कुल अलग हैं, तो क्या तुम इसको सीख पाओगी? जिसके बाद वह बोलता है कि हाँ, वैसे तुम्हारी ये बात तो सही है। तभी वैन अपने हाथ के ऊपर बहुत सारी किताबें लेकर आ जाता है और बोलता है कि शिकिगामी लोग को सोने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए अगर तुम आज से लेकर 3 दिन तक लगातार पढ़ती रहोगी तो मेरे ख्याल से तुम आराम से पास हो जाओगी। पढ़ाई का नाम सुनने के बाद डायन के पसीने आने लगते हैं और वो बोलती है कि किजिन बस तुम डटे रहना, और सुकाकू उसको बोलता है कि तुम सच में पढ़ाई से बहुत ज्यादा नफरत करती हो। इसके बाद वैन सुकाकू और डायन से बोलता है कि क्या तुम लोगों को चलेगा अगर तुम लोग वापस चले जाओ, क्योंकि मुझे किजिन का समन यहीं पे रखना है, क्योंकि गाइस सर अभी इसके पास ज्यादा स्पिरिचुअल पावर नहीं है, इसलिए ज्यादा देर तक ज्यादा लोगों को समन करके नहीं रख सकता, इसलिए वो उनको ज्यादा के लिए बोलता है और वो लोग भी इस पर मान जाते हैं और फिर वो लोग वहाँ से गायब होने लगते हैं। इसके बाद वैन किजिन के कंधों पर हाथ रखता है और उसको भी बोलता है कि तुम डटे रहना, जिसके बाद किजिन बोलती है कि हाँ, सब तुम अब मुझ पे छोड़ दो। इसके बाद हमको एक मेड को दिखाया जाता है जो कि साफ सफाई करते करते वैन के रूम में आती है, और वो जैसे ही वहाँ पर आती है देखती है वहाँ पर एक किताब उड़ रहा है, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और चिल्लाते चिल्लाते वहाँ से भाग जाती है, और वह असल में और कोई नहीं बल्कि किजिन ही रहती है जो कि अपना इनविजिबल होकर पढ़ाई कर रही होती है। इसके बाद हमको एग्जाम का दिन दिखाया जाता है जहाँ पे वैन किजिन के साथ जा रहा होता है अपने कैपिटल के अंदर एग्जाम देने के लिए, और किजिन उसके बगल में इनविजिबल होकर बैठे रहते हैं ताकि कोई भी उसको देख ना पाए। लेकिन तभी वैन को कुछ महसूस होता है और उसको पता चलता है कि यहाँ से 3 किलोमीटर आगे कोई एक मॉन्स्टर है, जिसके बाद किजिन उससे पूछती है कि क्या मैं जाकर उसको मार दूं, लेकिन वैन उसको मना कर देता है और बोलता है तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। जिसके बाद वो अपना एक पेपर डॉल निकालता है और अपना टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करता है। अगले ही सेकंड वो मॉन्स्टर के सामने खड़ा रहता है, और यह मॉन्स्टर एक डिमोनिक बीस्ट रहता है, वो भी क्लास A का, जिसका नाम रहता है काइमेरा। वैन बोलता है तुम एकदम सही टाइम पर आए हो, तुम मेरे एंट्रेंस एग्जाम से पहले एक वार्म अप रहोगे। जिसके बाद काइमेरा उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो पीछे कूद कर उससे बच जाता है। जिसके बाद वो अपना एक पेपर डॉल निकालता है और अपना एक फायर टेक्निक का यूज करता है, जिसका यूज करते ही उस काइमेरा कबाब बन जाता है और वो वहीं पे गिर जाता है। जिसके बाद वैन बोलता है बस इतना ही था। इसके बाद कैन फिर से वापस आ जाता है, जिसके बाद किजिन उससे पूछता है कि कैसा था। जिसके बाद वह बोलता है कि उस मॉन्स्टर के आजू बाजू काफी सारा माना उसको घेर कर रखा था, लेकिन बस इतना ही था, वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था। जिसके बाद वह बोलते हैं कि आप हमेशा की तरह बहुत ज्यादा शानदार हो। इसके बाद कैन जिस कैरेज में होता है वह चलते चलते एकदम से रुक जाता है। जिसके बाद कैन निकल कर पूछता है क्या बात है। जिसके बाद सामने उनके काइमेरा का लाश पड़ा हुआ रहता है, जिसको अभी अभी वैन ने मारा था। जिसको देखकर वो जो ड्राइवर रहता है वह बोलता है कि लग रहा है किसी ने काइमेरा को मारा है, पता नहीं कौन ऐसा महान जादूगर होगा जो कि काइमेरा को ऐसे मार सकता है।
जिसके बाद वैन बोलता है कि हाँ पता नहीं ऐसा कौन हो सकता है। इसके बाद हमको दिखाया जाता है कि वैन कैपिटल के अंदर पहुंच चुका है और उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि आर्सेनल मैजिक एकेडमी को, और उसके बारे में हमको थोड़ा सा बताया जाता है कि वहाँ पे जो भी एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें फर्क नहीं पड़ता है किसी के भी स्टेटस का, यानी कोई कॉमनर हो या फिर नोबल हो, उससे कुछ ही फर्क नहीं पड़ता है, सबको सेम टेस्ट देना पड़ता है। जो भी पावरफुल रहता है या ज़्यादा टैलेंटेड रहता है सिर्फ वही पास कर पाता है। इसके बाद हमको वैन को दिखाया जाता है जो कि किजिन के साथ वहाँ पे जा रहा होता है, और इस टाइम पे किजिन इनविजिबल नहीं होती है, यानी कि वो सबको दिख रही होती है। वो लोग अंदर जा ही रहे होते हैं कि वहाँ पर एक बच्चा आ जाता है और वह उनको देखकर बोलता है कि ये तो ग्रेनाडो फैमिली का वैन है, वो जो कि बिल्कुल ही मैजिक यूज ही नहीं कर सकता है। क्या तुम यहाँ पर खुद की बेइज्जती करवाने आए हो? और उसके साथ ही जो रहते हैं वो भी हंसने लगते हैं। यह सुनकर किजिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उन पर अटैक करने वाली होती है कि वैन उसको रोक लेता है और बोलता है कि ये तो वही सिमियोन है जो कि हमेशा अपने पेरेंट्स के पूछ पकड़े रहता है, लेकिन इस एग्जाम के अंदर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे कोई भी हेल्प नहीं कर पाएंगे, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना और यहाँ पर खुद का बेइज्जती मत करवा लेना। यह सुनकर वह बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम्हारे जैसा बेवकूफ बहुत ज्यादा तेज बनने जा रहा है, और इसके बाद वो अपना मैजिक पावर एक्टिवेट कर लेता है और बोलता है क्या मैं तुम्हें क्रिपल कर दूं ताकि तुम एग्जाम के टाइम पर एक पेन तक को ना उठा पाओ। इसके बाद साइड से एक लड़की की आवाज आती है जो कि बोलती है रुक जाओ, और उसके बाद लड़की सामने आती है और बताती है कि यहाँ पर एग्जामिनीज के बीच में, यानी कि जो यहाँ पर एग्जाम देने के लिए आए हैं उनके बीच में फाइट करना बैन है, अगर तुम लोग इसको जारी रखते हो तो मैं इसको और ज्यादा बर्दाश्त नहीं करूंगी। पर लड़का देखता है कि ये तो स्वॉर्ड प्रिंसेस है, जिसके बाद उसको गुस्सा तो आता है लेकिन खैर वो कुछ कर नहीं सकता। जिसके बाद वो अपने लोगों को बोलता है यहाँ से जाने के लिए, और जाने से पहले वो वैन की तरफ देखता है काफी बेकार नजरों से, और उसके बाद उसको बोलता है कि मैं तो तुमको बाद में संभाल लूंगा। इसके बाद वो लड़की वैन से पूछते है क्या तुम ठीक हो? जिसके बाद यह बताता है कि हाँ तुम्हारा ही शुक्रिया अदा है। इसके बाद वह मन में सोचता है कि अगर मुझे सही से याद है तो इस लड़की का नाम है सोफी, और यह रॉबर्ट फैमिली की सबसे बड़ी बेटी है, 7 महान नोबलों में से एक। सोफी बोलती है कि वो तुमको उकसाना चाहता था, तुम उसकी बातों में ऐसे मत आया करो, तुम जानते नहीं हो कि वो कितना बुरा आदमी है। जिसके बाद वो थोड़ा सा हंसता है और बोलता है कि ठीक है बताने के लिए शुक्रिया। उसको ऐसा हंसता हुआ देखकर वो पहले तो थोड़ा सा चौंक जाती है, लेकिन फिर वो बोलती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा बदल गए हो। इसके बाद उससे वैन पूछता है क्या? जिसके बाद वो फिर बोलते कि नहीं नहीं कुछ नहीं, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। वैन सोचता है कि मेरा बिहेवियर बदल गया है, हाँ ऐसा लग रहा है कि मेरा बिहेवियर थोड़ा सा तो बदल गया है, लेकिन उसने नोटिस कर लिया, वह काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने वाली है। इसके बाद हमको किचन को दिखाया जाता है जो कि बोलती है कि यहाँ पर बहुत सारे रूड पीपल है, क्या मैं उनसे पीछे छुड़ा लूँ? जिसके बाद वो बोलता है कि अरे तुम इतना खतरनाक फेस बनाकर इतनी खतरनाक बातें मत बोला करो। जिसके बाद किचन बोलती है कि लेकिन मैं सीरियस हूँ। वैन उसको बताता है कि वैसे वैसे आदमी हमेशा आसपास आते रहते हैं, तुम हमेशा उन पर ध्यान मत दिया करो। जिसके बाद किचन बोलते है कि ठीक है मैं समझ गई। इसके बाद उस अकेडमी के अंदर अनाउंसमेंट होता है कि आर्सेनल मैजिक एकेडमी का एग्जाम शुरू होने वाला है, इसके लिए जो जो लोग भी एग्जाम देने के लिए आए हुए हैं सभी लोग जगह पर चले जाओ। आर्सेनल मैजिक एकेडमी का एग्जाम 3 भागों में बांटा गया है, पहला है रिटन एग्जाम, दूसरा है मैजिक एग्जाम और तीसरा है प्रैक्टिकल एग्जाम। इसके बाद वैन और किजन चले जाते हैं रिटन एग्जाम को देने के लिए, क्योंकि वह सबसे फर्स्ट में होने वाला है। वो लोग जाकर अपने एग्जाम हॉल में बैठ जाते हैं और वहां पर बैठने के बाद वैन किजन से अपने मन में ही टेलीपैथी से बोलता है कि एग्जाम खत्म होने से पहले मैं तुमको सारे जवाब बता दूंगा ताकि तुम उसको अच्छे से मिला सको। जिसके बाद किजन उससे बोलती है तो फिर शायद मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। जिसके बाद वो उसको बोलता है कि नहीं पहले तुम खुद से ही अपना जवाब दो, बाद में तुम्हारी जो गलती होगी मैं उसको बता दूंगा। जिसके बाद वो भी मान जाती है और उसके बाद एग्जाम शुरू हो जाता है। इसके बाद हमको रिटन एग्जाम में दिखाया जाता है जहाँ पे वैन अपना आंसर देने जाता है तो उसको जितने भी थ्योरी रहते हैं वो सारे तो पता रहते हैं एग्जाम के, लेकिन वहाँ पर जो प्रैक्टिकल एग्जाम वाले का जो मतलब एक्सपीरियंस रहता है जहाँ पे उस रिटन एग्जाम का यूज़ करना रहता है उसके बारे में उसको एक्सपीरियंस नहीं होता है, क्योंकि उसके बॉडी के अंदर बिल्कुल ही माना नहीं है, जिसकी वजह से वो मैजिक यूज ही नहीं कर सकता है। जिसकी वजह से वहाँ पर उसको प्रॉब्लम आती है, लेकिन उसके अलावा उसके पास जो थ्योरी वाला क्वेश्चन रहता है उसमें उसे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है और वह सोचता है कि इसी से मेरा काम अच्छे से चल जाएगा। इसके बाद वो सारे थ्योरी वाले का जवाब दे देता है और हमको इसके बाद दिखाया जाता है कि एग्जाम एंड हो जाता है और यहाँ पर हमको पता चलता है कि वैन ने किजन की भी हेल्प कर दी है उस एग्जाम के अंदर, जिसकी वजह से वो भी पास हो जाए। वह वैन से बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगती है कि वह खुद से पास नहीं कर पाई। जिसके बाद वह बोलता है कि कोई बात नहीं, यह सही है, तुम आखिरकार 3 दिन की कोर्स की हो उसके हिसाब से ये काफ़ी सही है, लेकिन उससे जरूरी बात यह है कि नेक्स्ट
वाला मैजिक एग्जाम होने वाला है जिसके अंदर हमको अपना ओमनीजियोसुस सीक्रेट रखना है। जिसके बाद वो बोलती है कि ठीक है मैं समझ गई, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगी। जिसके बाद वो बोलता है कि ठीक है मैं तुमसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें कर रहा हूँ। इसके बाद हमको मैजिक एग्जाम को दिखाया जाता है और इसका रूल बताया जाता है, जिसका रूल काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है। उसमें आपके पास जितना ज़्यादा पावरफुल स्पेल है और जो आपका बेस्ट स्पेल है उसको अपने टारगेट के ऊपर मारना है। जिसके बाद हमको एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपना मंत्र पढ़ता है और उसके बाद वो फायर बॉल का एक टेक्निक रहता है उसके पास, जो कि वह टारगेट के ऊपर फेंकता है, जो कि जाके टारगेट एकदम बीच में लगता है और यह देखकर वह खुश हो जाता है। और वैन पीछे से सारी चीजें देख रहा होता है। वैन सोचता है कि मैंने जितना सोचा था ये लोग उतना ज्यादा अच्छे तो नहीं है, इसका मतलब मैंने जितना प्लान किया था मुझे अपना स्पिरिचुअल एनर्जी उससे भी ज्यादा कम करना होगा। जिसके बाद वह लड़का जो वैन को थोड़ी देर पहले परेशान कर रहा होता है वह वहाँ पर आ जाता है और वैन को बोलता है कि तुम्हें अगर यहाँ से भागना है तो तुम्हें अभी यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि तुम तो मैजिक यूज भी नहीं कर सकते। वैन बोलता है कि सिमियोन यह मत सोचो कि मैं पहले के ही तरह हूँ, ऐसा तुम्हारा दूसरे को परेशान करना तुम्हारे जान के लिए खतरा हो सकता है। यह सुनने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुमने क्या कहा। जिसके बाद उधर से एग्जामिनर सिमियन का नाम लेता है और बोलता है कि यहाँ पर आकर अपना एग्जाम देने के लिए। इसके बाद सिमियन गुस्से में ही बोलता है कि अब ये मेरा बारी है, देखो अब मैं जाकर तुम्हें दिखाता हूँ हमारे बीच कितना ज़्यादा फर्क है। जिसके बाद वो चला जाता है। इसके बाद हमको किजिन को दिखाया जाता है जो कि सिमियन को पहले तो गाली देती है और बोलते हैं यह फ़र्क दिखाएगा। जिसके बाद उसको वैन बोलता है कि इतनी आसानी से इतने खराब शब्द यूज मत करा करो। जिसके बाद वह वैन से सॉरी बोलती है और बोलते है कि मैं तो बस। जिसके बाद वैन उसको रोक देता है और बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द हमारे बीच का फर्क इन सबको दिख ही जाएगा। और फिर वह किजिन को बताता है कि ज़्यादा पावर नहीं यूज़ करने के लिए जितना पावर मैं यूज़ करूँगा तुमको भी उतना ही यूज़ करना है। जिसके बाद वह बोलते हैं कि ठीक है समझ गई, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हो। इसके बाद हमको सिमियन को दिखाया जाता है जो कि कोई अपना मैजिक यूज़ करता है और यह मैजिक कोई स्पेशल टाइप का मैजिक होता है जिसको यूज़ करने के बाद वो अपने टारगेट पर मारता है और वहाँ के लोग चौंक जाते हैं कि इसने तो स्पेशल टाइप का मैजिक यूज किया और यह देखकर वो भी खुश हो रहा होता है। वैन सोचता है कि यह बस इतने ही पावर से खुद पर इतना ज़्यादा घमंड कर रहा है, अच्छा है कि मैं पहली बार में नहीं गया, वरना मैं पहले ही बहुत ज़्यादा पावर का यूज़ कर लेता। इसके बाद नेक्स्ट वाला टर्न वैन का ही रहता है। जिसके बाद टीचर उसको बुलाता है, वह जा रहा होता है कि सिमन उसको रास्ते में बोलता है क्या तुमने देखा हमारे बीच का फर्क, फेलियर। वैन उसके बेकार बातों पे ध्यान नहीं देता और सीधा चला जाता है अपने टेस्ट देने के लिए, जहाँ पर वह जाने के बाद मन में ही सोचता है कि मैजिक की तरह ओमनीजियोसु नहीं है, क्योंकि इसको यूज़ करने के लिए मुझे पेपर डॉल का यूज़ करना पड़ता है। जिसके बाद हमको दिखाया जाता है कि वह अपने एक हाथ में पेपर डॉल लेकर उसको अपने पॉकेट में डाल देता है और दूसरे हाथ से उस टारगेट के ऊपर निशाना लगाता है। और फिर वह सोचता है कि मैं अपने पावर को सिमियन के पावर से थोड़ा सा ही ज़्यादा बढ़ाऊंगा और जो अपना चैंटिंग है उसको भी जानबूझकर थोड़ा छोटा कर दूंगा ताकि मुझे अच्छे मार्क्स आए। इसके बाद वो अपना एक फायर बॉल का टेक्निक यूज़ करता है टारगेट के ऊपर, जो कि काफ़ी तेज में जाकर टारगेट से लगता है और टारगेट को पूरा ही डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखने के बाद वैन सोचता है अरे नहीं। जिसके बाद हमको आजू बाजू के लोगों को दिखाया जाता है, जिसमें उसके टीचर, सिमियन और सोफी जितने भी लोग रहते हैं वो सारे के सारे देखकर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है कि इसने अपने ही स्पेल के अंदर से पूरा का पूरा टारगेट ही डिस्ट्रॉय कर दिया और चिल्लाते हैं कि आखिर ये क्या था। जिसके बाद हमको वैन को दिखाया जाता है और वह अपने मन में ही सोचता है कि स्पिरिचुअल पावर को कंट्रोल करने के बारे में मुझे अभी और भी बहुत ज़्यादा दूर तक जाना होगा और मुझे अभी इस बॉडी का आदत भी नहीं हुआ है। इसके बाद हमको सिमियन को दिखाया जाता है जो कि वैन को चीटर बोलता है और बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे जैसा कोई जिसके बॉडी के अंदर बिल्कुल ही माना नहीं है वह इतना ज़्यादा बड़ा मैजिक स्पेल का यूज़ कर सकता है। यह सुनने के बाद आजू बाजू जो स्टूडेंट्स होते हैं वह भी आपस में बात करने लगते हैं कि यह तो वही वैन ग्रेनेडो है जो कि माना ना होने के कारण फेमस है। इसके जैसा कोई आदमी इतना ज़्यादा औसम स्पेल को कैसे यूज़ कर सकता है। जैसा कि सिमियन ने कहा यह जरूर चीटिंग ही कर रहा होगा। इसके बाद टीचर सबको शांत कराते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग को इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, जो यहाँ पर मैजिक एकेडमी के जज है वही डिसाइड करेंगे कि इसने चीटिंग की है या फिर नहीं किया है। और फिर वह बोलता है कि अगला बारी अब किजिन का। इसके बाद वैन वहाँ से हटने लगता है और सोचता है कि चलो अभी तक के लिए तो सब ठीक है। इसके बाद वहाँ से जा ही रहा होता है कि सिमियन फिर उसके सामने आ जाता है और बोलता है कि मैं शर्त लगा सकता हूँ कि इस वाले एग्जाम के अंदर तुमने कोई ना कोई तो चीटिंग की है, लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर तुम ऐसा कुछ भी
नहीं कर पाओगे। जिसके बाद वह बोलता है कि हाँ ठीक है, लेकिन वह इतना ही बोलता है कि पीछे से उसको फिर से कोई धमाके की आवाज़ आती है और वह देखता है कि किजिन पहले एक टारगेट को ब्लास्ट कर चुकी है और किजिन उसको मन में ही बताती है कि आपने जैसा बोला था, आपने जितना पावर का यूज किया था मैंने भी उतना ही पावर का यूज़ किया है। जिसके बाद वह सोचता है कि अरे यार मैं तो इसको बताना भूल ही गया, लेकिन फिर वह उसको मन में ही बोलता है कि ठीक है तुमने बहुत अच्छा काम किया। और यह देखने के बाद जो सिमियन रहता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा और शौक दोनों ही साथ में रहता है। इसके बाद हमको प्रैक्टिकल एग्जाम को दिखाया जाता है जहाँ पे स्टूडेंट्स के बीच में डुअल होने वाला है, यानी कि उनके बीच में फाइट होने वाला है और यह फाइट बस 3 मिनट के अंदर चलेगा, यानी कि 3 मिनट के अंदर उनके पास जितना ज़्यादा स्किल, जितना ज़्यादा पावर है वह सब उनको दिखाना है। और जो मैच का रिजल्ट होगा उससे एग्जाम के रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स का जो मतलब स्किल्स रहता है वो अच्छा रहता है तो वो दोनों ही पास हो जाएंगे, लेकिन अगर बुरा रहता है तो दोनों ही फेल हो जाएंगे। इसके बाद सिमियन वैन से हंसते हंसते पूछता है क्या तुमको पता है कि तुम्हारा अपोनेंट कौन होने वाला है। जिसके बाद वैन उसको बोलता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जिसके बाद जो एग्जामिनर होता है वह नाम अनाउंस करता है सिमियन और वैन के बीच में फाइट का। यह सुनने के बाद जो सिमियन रहता है वो हंसने लगता है और उसको बताता है कि मैंने एकेडमी से रिक्वेस्ट किया है तुम्हारा अपोनेंट बनने का। जिसके बाद वैन उसको बोलता है कि यह तो चीटिंग हुई ना। फिर वह बोलता है कि यह तुम क्या कह रहे हो, मैं तो यहाँ पर इंसाफ के साथ हूँ, क्योंकि आखिरकार मैं यहाँ पर तुम्हारा असलियत सबके सामने लाने वाला हूँ। जिसके बाद वैन मन में ही सोचता है कि यह सच में बहुत बुरा आदमी है। फिर सिमियन बोलता है कि तुम चाहे कितना ही बोल लो लेकिन कोई तुम पर भरोसा नहीं करेगा कि तुमने चीटिंग नहीं की है। खैर ये तो मामूली सी बात है, आखिरकार हमारे फैमिली के बीच का डिफरेंस तो देखो, कितनी दुख की बात है, क्योंकि तुमने कैसे भी चीटिंग कर कर मैट्रिक एग्जाम तो पास कर ली, लेकिन अब यहाँ पर आने के बाद तुम्हारा बेइज्जती होने वाला है। फिर वैन उसको बोलता है कि क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि तुम मुझे हरा सकते हो। यह सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और मन में वैन को गाली देने लगता है। इसके बाद हमको दिखाया जाता है कि जो उनका फाइट है वो शुरू हो चुका है और एग्जामिनर बोलता है कि आप फाइट को शुरू करो। मैच के शुरू होते ही सिमियन हंसने लगता है। जिसके बाद वो अपना एक हाथ आगे करता है मैजिक यूज करने के लिए और हमको उसके हाथ में एक मैजिक क्रिस्टल दिखाया जाता है। इसके बाद वो चिल्लाता है फ्लेम बर्स्ट, जो कि उसका मैजिक का नाम रहता है। जिसके बाद एक बहुत बड़ा फायरबॉल सीधा जाता है वैन की तरफ, लेकिन वैन वहाँ पर देखकर सीधा समझ जाता है कि यह एक मैजिक क्रिस्टल का यूज कर रहा है, यानी कि यह चीटिंग कर रहा है। इसके बाद वो सोचता है कि अब मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। इसके बाद वैन भी अपना एक टेक्निक का यूज करता है जिसका नाम रहता है मेगा फ्रिज, और इस टेक्निक की वजह से जो उसका फायरबॉल रहता है वो पूरा जमकर वहीं पे बर्बाद हो जाता है। जिसको देखकर जो सिमियन रहता है बहुत ज्यादा डर जाता है और इसके बाद वैन सिमियन की तरफ एकदम स्टाइल में जा रहा होता है और सिमियन उसको देखकर गिर जाता है और पीछे की तरफ जाने लगता है और उसको मॉन्स्टर बोलता है। भाई यार उसका पावर देखकर तो खैर वो उसको मॉन्स्टर बोलेगा ही। जिसके बाद जो वैन रहता है उसके पास जाता है और उसके पास जाने के बाद उसके कंधे के पास अपना हाथ लेकर जाता है और अपना एक स्लीपिंग टेक्निक का यूज करता है और बोलता है कि चलो तुमको थोड़ी देर के लिए सुला देते हैं। जिसके बाद जो सिमियन रहता है वहीं पर नीचे सोकर गिर जाता है और उसके हाथ का जो मैजिक क्रिस्टल रहता है वो बाहर आ जाता है। यह सारी चीजें देखने के बाद जो रेफरी रहता है वो भी थोड़ा सा चौंक जाता है और उसके थोड़े से पसीने आने लगते हैं, लेकिन वो अनाउंस करता है कि मैच खत्म हो गया और वैन विजेता है। जिसके बाद वैन सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है और जो रेफरी रहता है वो ऊपर जाकर देखता है मैजिक क्रिस्टल को, जिसको वो उठा लेता है और बताता है कि जो सिमियन है इसने चीटिंग की है, जिसकी वजह से यह एंट्रेंस एग्जाम से डिस्क्वालीफाई होता है। यह देखने के बाद जितने भी लोग रहते हैं वो सब के सब चौंक जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं कि जो सिमियन है वो तो पहले ही टॉप स्टूडेंट था और ऊपर से उसने चीटिंग की, फिर भी वैन जीत गई। आखिर वैन कितना ज्यादा पावरफुल है। सोफी भी वैन का पावर देखकर चौंक जाती है और मन में सोचती है कि आखिर वैन के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो इतना ज्यादा पावरफुल हो गया। जिसके बाद हमको वैन को दिखाया जाता है जिसके सामने किजिन खड़ी होती है और किजिन उसको बोलती है गुड जॉब, आखिरकार आपने उस घमंडी लड़के को आप दोनों के बीच का फर्क दिखा दिया। इसके बाद वैन भी थोड़ा सा हंसता है और बोलता है कि हाँ शायद। इसके बाद वैन किजिन को समझाता है कि जैसा कि मैंने तुमको मैजिक एग्जाम के अंदर बताया था अपने पावर को ज़्यादा यूज मत करना और अपने पावर को कंट्रोल में ही रखना। जिसके बाद वो बोलते हैं कि ठीक है मैं समझ गया, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हो, लेकिन वह मन में सोचता है कि तुम्हारा मुंह देखकर तो ऐसा नहीं लगता। इसके बाद हमको अरीना में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट दिखाया जाता है जो उसमें से एक स्टूडेंट उड़कर बाहर जा रहा होता है और ये ब्लास्ट करने वाली किजिन ही होती है। जिसके बाद वैन सोचता है कि मुझे पता था ऐसा ही होगा। इसके बाद जो एंट्रेंस एग्जाम रहता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। इसके बाद हमको मैजिक एकेडमी के प्रिंसिपल को दिखाया जाता है जो कि वैन के प्रोफाइल को देख रहे होते हैं और उसके अंदर उनको पता चलता है कि इसके पास बिल्कुल इमाना नहीं है, लेकिन फिर भी इसने एक स्पेल का यूज किया और ऐसा स्पेल जिसका नाम आज तक किसी ने सुना भी नहीं था।
ये तो बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग बच्चा है, मुझे इसका इंटरव्यू खुद से ही लेना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हमको फिर से वैन को दिखाया जाता है जो कि एक कैरेज में बैठकर कहीं पे जा रहा होता है और वह मन में ही बताता है कि जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके ख़त्म हुए 3 दिन हो चुका है, लेकिन मेरे लिए एक इंटरव्यू है और सिर्फ मुझे ही बुलाया गया यहाँ पर और कोई भी नहीं है, यहाँ तक कि किजिन को भी नहीं बुलाया गया है। जिसके बाद वह सोचता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। फिर वह जाता है एक डोर के पास, वहाँ पे ठक ठक आता है, जिसके बाद अंदर से आवाज़ आती है कि अंदर आ जाओ। जिसके बाद वो अंदर चला जाता है। रूम के अंदर हमको प्रिंसिपल को ही दिखाया जाता है जो कि वैन को बोलता है कि तुम्हारा नाम वैन है ना। जिसके बाद वह खुद का नाम बताता है जिसका नाम रहता है रोलो। इसके बाद हमको बताया जाता है कि ये जो रोलो यानी कि जो प्रिंसिपल है यह सिर्फ इस आर्सला मैजिक एकेडमी का प्रिंसिपल ही नहीं है बल्कि जो आर्सला किंगडम है इसका सबसे ज़्यादा पावरफुल मैजिशियन भी है और इसका पूरा नाम है रोलेन विस्टाप। इसने 100 से भी ज़्यादा स्पेल्स का खुद से इन्वेंशन किया है और इसको मॉडर्न मैजिक स्टडीज़ का फादर भी कहा जाता है। यह बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा महान मैजिशियन है या फिर ये हुआ करता था, लेकिन मुझे इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये बस एक बूढ़ा आदमी है और ये सारी बातें वैन अपने मन में सोच रहा होता है। प्रिंसिपल बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर आज इतनी दूर बुलाने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ सवाल है तुम्हारे मैजिक के बारे में जो कि मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। जिसके बाद वैन मन में सोचता है कि वैसे तो ये ओमनी जोत्सु है, लेकिन मुझे इसको क्या बताना चाहिए। जिसके बाद फिर प्रिंसिपल बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने जो यूज़ किया है यह मैजिक नहीं है। यह सुनकर वैन पहले तो थोड़ा सा चौंक जाता है, लेकिन फिर वह थोड़ा सा हंसने लगता है और वह मन में ही सोचता है कि यह बूढ़ा आदमी कोई साधारण आदमी नहीं है। आखिरकार ये इस कंट्री का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन है और इससे मैं अपने ओमनी जोत्सु को इतनी आसानी से नहीं छुपा सकता। जिसके बाद वो फिर से सोचता है कि ऐसे मुझे अपना ओमनी जोत्सु को छुपाने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं इसको वैसे भी नहीं छुपाने वाला था और मेरे ख्याल से ये एक अच्छा मौका भी है। जिसके बाद वो प्रिंसिपल को बता देता है कि मैंने जो यूज़ किया है वो मैजिक नहीं है, क्योंकि मेरे पास माना है ही नहीं मैजिक यूज़ करने के लिए। मैंने जो यूज़ किया है वो है ओमनी जियोत्सु। प्रिंसिपल सोचता है ओमनी जियोत्सु, इसका नाम पहले तो नहीं सुना है। जिसके बाद वैन उसको बताता है इसका नाम आपने नहीं सुना है क्योंकि इसको मैंने खुद से ही बनाया है। यह सुनने के बाद जो प्रिंसिपल रहता है वह थोड़ा सा चौंक जाता है और सोचता है कि तुमने खुद से बनाया, वो भी इतनी कम उम्र में। इसके बाद वो फिर से बोलता है कि चलो ठीक है फिर हम लोग जल्दी से चलते हैं। जिसके बाद वो अपना मैजिक स्टाफ अपने हाथ में लेकर एक मैजिक का यूज़ करता है जो कि टेलीपोर्टेशन मैजिक होता है। जिसके बाद वो वैन के साथ टेलीपोर्ट होकर चला जाता है एक अरीना में। उसका मैजिक देखकर वैन चौंक जाता है और बोलता है कि आपने तो 2 लोगों को टेलीपोर्ट कर दिया और वो भी बिना कोई मंत्र पढ़े। यह सुनने के बाद जो प्रिंसिपल रहता है वह खुश हो जाता है और हंसने लगता है और वह बोलता है कि इतना तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तुमने जो इसके पहले एग्जाम में यूज़ किया था मैजिक, या फिर मैं यूँ कहूँ कि ओमनी जोत्सु, या फिर तुम जो भी इसको कहते हो, क्या तुम वह मुझे दिखा सकते हो। जिसके बाद वैन उसको बोलता है कि वैसे मुझे लगा ही था कि अंत में ऐसा कुछ होना ही वाला है, तो फिर ठीक है। यानी कि वैन भी मान जाता है उसको दिखाने के लिए। जिसके बाद वह फिर से बोलता है कि तुम इस एंट्रेंस एग्जाम को पास करोगे या फिर फेल हो जाओगे, वो अब डिपेंड करता है कि इस पर तुम मुझे क्या दिखाते हो। वैन सोचता है वाह क्या बात है, इसका मतलब अब ये एक चौथा एग्जाम है जो कि सिर्फ मुझे ही लेना होगा। वैसे तो ये इस किंगडम का सबसे ज़्यादा पावरफुल मैजिशियन है, लेकिन अब ये बूढ़ा हो चुका है, तो चलो कोई ऐसा ओमनी जोत्सु यूज़ करता है जो कि ज़्यादा पावरफुल ना हो। तभी उसके ऊपर एक मैजिक उड़ते हुए आता है जो कि कुछ फायरबॉल टाइप का रहता है और उसको ये देखकर तुरंत जल्दी से अपना बैरियर मैजिक का यूज करके खुद को प्रोटेक्ट करता है। वैन प्रिंसिपल पर चिल्लाता है और बोलता है कि तुम ऐसे कर क्या रहे हो मुझ पर अचानक से अटैक करके। जिसके बाद प्रिंसिपल बोलता है कि मुझे तुम्हारा शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था कि तुम मुझे अपना बेस्ट नहीं दिखाने वाले हो, जिसकी वजह से मैंने तुमको दिखाया कि मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे कोई पूरा बेवकूफ मत समझ लेना लड़के, मैं तुम्हारा पूरा फुल पावर देखना चाहता हूँ। प्रिंसिपल वैन का टेक्निक देखकर मन में ही सोचता है तो ये है ओमनी जोत्सु, ये इतने जल्दी खुद को डिफेंड कर सकता है। मैं ये सोचकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुए जा रहा हूँ कि अब अपना अटैक कैसे करने वाला है। वैन बहुत ज्यादा गुस्से में होता है ये सारी चीजें देखकर और वह प्रिंसिपल से पूछता है कि तुम यहाँ के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे ज्यादा महान जादूगर हो ना। जिसके बाद प्रिंसिपल हाँ बोल देता है। इसके बाद वैन फिर से बोलता है ठीक है चलो फिर मैं तुमको अपना सबसे ज्यादा पावरफुल ओमनी जोत्सु दिखाने वाला हूँ। इसके बाद वैन अपना स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक का यूज करता है जिसका नाम रहता है अल्टीमेट स्पिरिट फ्लेम। जिसके बाद उसके पेपर डॉल के अंदर से एक बहुत बड़ा ब्लू कलर का फ्लेम निकलता है और जाता है सीधा प्रिंसिपल की तरफ। जिसके बाद हमको दिखाया जाता है कि प्रिंसिपल ये देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, उसके पसीने आने लगते हैं और वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन इसके बाद हमको प्रिंसिपल को दिखाया जाता है जो कि टाइम पर अपना टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज़ करके उस अटैक से बच जाता है और हंसते हंसते बोलता है कि मैं लगभग उस अटैक में फंस गया था। जिसके बाद वो
फिर से अरीना में वापस आ जाता है और वैन अपने मन में ही सोचता है कि ये सुचिमिकादो एक्सॉर्सिस्ट से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। ऐसा लग रहा है कि यह जिंदगी मैंने जितना सोचा था उतना ज्यादा सिंपल नहीं होने वाला है। इसके बाद प्रिंसिपल बोलता है अब मुझे अंदाजा हो गया कि तुम्हारे पास कितना पावर है। जिसके बाद वैन उससे पूछता है तो क्या मैं पास हो गया। जिसके बाद वो प्रिंसिपल बोलता है कि तुम्हारा पास होना तो कभी सवाल में ही नहीं था। उसके बाद वैन पूछता है मतलब क्या है। जिसके बाद वो बताता है क्योंकि तुम तो पहले ही 3 दिन पहले पास हो चुके हो। मैंने तुम्हारा इंटरव्यू लिया क्योंकि मैं बस थोड़ा इंटरेस्टेड था। मुझे इंतजार रहेगा कि तुम आखिर इस एकेडमी में अब क्या क्या अचीव करते हो। यह जानने के बाद वैन थोड़ा सा अजीब तरीके से हंसते हंसते बोलता है कि यह बूढ़ा आदमी कितना ज्यादा चालाक है। इसके बाद हमको कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किजिन बहुत ज़्यादा खुश होती है और वह बोलती है कि आखिरकार हम लोगों ने कर दिखाया। जिसके बाद वैन भी उसको बोलता है कि हाँ तुमने बहुत अच्छा काम किया। फिर किजिन बोलते हैं कि वो लोग कितना ज़्यादा बेवकूफ़ है कि उन लोगों ने आपके साथ बेट लगाने का सोचा भी। जिसके बाद वैन बोलता है कि मैंने तो बस उन्हीं के रूल्स के साथ खेला जो उन्होंने खुद से ही सेट किया था। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि वो लोग भी शांति से फॉलो करें। जिसके बाद वो एक दरवाजे के पास चला जाता है और वह किजिन से बोलता है कि अब मैं तुम्हारा समय रिलीज करता हूँ। जिसके बाद वो गायब होने लगती है और गायब होने से पहले वैन को गुड लक बोलती है। वैन दरवाजा खोल के अंदर चला जाता है। जिसके बाद हमको दिखाया जाता है कि उसके अंदर व्हाइट बाल और पर्पल बाल रहते हैं और वह दोनों बैठे रहते हैं। जिसके बाद वह वैन को फिर से गंदी गंदी बातें बोलने लगते हैं और वह बोलते हैं कि हमने तुमको बोला था ना तुम हमारे साथ खाना नहीं खा सकते हो। लेकिन एक सेकेंड यार ये तो कुछ खा ही नहीं रहे क्योंकि इनके सामने कुछ है ही नहीं। क्या ये लोग हवा खा रहे हैं? खैर छोड़ो। इसके बाद वैन बोलता है कि हाँ तुमने कहा तो था लेकिन मुझे लगा कि ये सही टाइम रहेगा क्योंकि तुम दोनों यहाँ पर मुझे अभी मिल जाओगे। जिसके बाद वह टेबल के ऊपर अपना मैजिक एकेडमी का रिजल्ट धर देता है और वह दिखाता है कि वह पास हो चुका है और बोलता है कि अब जैसा वादा किया था तुम दोनों ग्रेनाडो फैमिली को यहाँ से छोड़कर चले जाओगे। यह देखने के बाद उजला बाल वाला बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, ये तो नामुमकिन है। जिसके बाद पर्पल बाल वाला उसको बोलता है कि फिक्र मत करो ये पक्का एक झूठा रिजल्ट है। जिसके बाद व्हाइट बाल वाला ही बोलता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो ये पक्का एक झूठा रिजल्ट है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई वैन जैसा टैलेंटलेस इंसान मैजिक एकेडमी के अंदर पास हो जाए। इसके बाद वैन बोलता है तो फिर क्यों ना मैं तुमको साबित ही कर दूं। जिसके बाद उजला बाल वाला पूछता है क्या। जिसके बाद वह बोलता है फिर से कि मैं तुमको ये साबित कर दूंगा कि ये रिजल्ट असली है या फिर गलत है। जब तुम लोग मेरा पावर देखोगे तो तुम लोग को पता चल जाएगा कि हमारे बीच में कितना ज़्यादा फर्क है। यह सुनने के बाद जो पर्पल बाल वाला होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपना कंट्रोल खो देता है और वो अपना स्वॉर्ड निकाल कर वैन के ऊपर डायरेक्टली अटैक करने के लिए जाता है। जिसकी वजह से वैन उसके स्वॉर्ड को 2 उंगलियों से ही पकड़ लेता है। यह देखकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं कि आखिर इसने ये किया कैसे। इसके बाद वैन उनको बोलता है कि तुम लोग अपना पूरा पावर से मुझ पर अटैक करो। जिसके बाद जो उजला बाल वाला होता है वह भी गुस्सा हो जाता है और इसके बाद वो अपना एक फायर मैजिक का यूज़ करता है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहता है और वह वैन के ऊपर उसका यूज कर देता है। जिसकी वजह से वैन के आजू बाजू में बहुत ज़्यादा आग आ जाता है और वैन भी जलने लगता है। इसके बाद यह देखकर वह दोनों बहुत ज़्यादा खुशी हो रहे होते हैं कि वैन फिर से उस मैजिक को पूरा बर्बाद कर देता है और वो वहाँ पे खड़ा होता है और उसको कुछ भी नहीं हुआ रहता है। यह देखकर वो दोनों फिर से शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये क्या हुआ। वैन बोलता है कि अब मेरे ख्याल से इतना काफ़ी होगा। अब क्योंकि मैंने आर्सला मैजिक एकेडमी का एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया है तो अब मैं इस फैमिली का नेक्स्ट लॉर्ड होने वाला हूँ और अब तुम लोग इस वाले ग्रेनाडो फैमिली से ऑफिशियली निकाले जाते हो। मैं तुमको कल तक का टाइम देता हूँ, जल्दी से अपना सामान पैक करो और यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद वैन वहाँ से चला जाता है और उसके बाद जो पर्पल बाल वाला होता है वह उजले बाल वाला से बोलता है कि अब हम लोग क्या करेंगे। आखिरकार हम लोगों ने इतनी मेहनत से फादर को भी मारा था और यहाँ पर हमको पता चलता है कि जो इनका फादर था वो ऐसे ही नहीं मरा बल्कि जो उनका दवा था ये लोग हर दिन उसको चेंज कर देते थे और उसके जगह पर उसमें जहर वहर कुछ भी मिलाते। उनका ये तो नहीं बताया क्या है लेकिन खैर इन लोगों ने दवा बदल बदल के अपने ही फादर को मार दिया ताकि ये लोग खुद से फैमिली का लॉर्ड बन सके। लेकिन इसके बाद जो उजला बाल वाला होता है उसको बोलता है कि अब तुम शांत हो जाओ, मुझे अब अपना ट्रम्प कार्ड यूज़ करना ही पड़ेगा। इसके बाद हमको दिखाया जाता है कि जो उजला बाल वाला है वह कहीं दूसरी जगह पर गया हुआ है और वहाँ पर वो जाकर एक आदमी को पैसे देता है और वो भी काफ़ी ज़्यादा पैसे देता है वैन को मारने के लिए। और यह आदमी एक असासिन होता है। वैन अपने कमरे के अंदर आराम से सो रहा होता है कि उसको कुछ महसूस होता है जिसके बाद वह अचानक से उठ जाता है और वह बोलता है कि मुझे पता था कि ये लोग कुछ ना कुछ करने की कोशिश जरूर करेंगे।
जिसके बाद हमको दिखाया जाता है कि वैन का असैसिनेट करने के लिए यानी कि उसको मारने के लिए उसके चारों तरफ वो लोग एक बैरियर बना चुके और उसके अंदर एक मैजिक सर्कल रहता है बहुत बड़ा, और जिसकी वजह से उस मैजिक सर्कल के अंदर यानी कि उस बैरियर के अंदर जितने भी चीज़ होते हैं वैन को मिलाकर वो सभी के सभी सड़ गल कर एकदम ख़त्म हो जाते हैं, मतलब पूरा का पूरा एकदम राख। तो यार इसके वजह से वैन सोचता है कि यार ये लोग तो कितना ज़्यादा वीक मैजिक यूज़ कर रहे हैं मुझे मारने के लिए, लग रहा है अब मुझे इनको सिखाना पड़ेगा कि असैसिनेट कैसे किया जाता है। इसके बाद हमको वैन के भाइयों को और उसके साथ असासिन को दिखाया जाता है जो कि वहीं पे एक बगल वाले रूम में बैठे हुए रहते हैं और बहुत ज़्यादा खुशी के मारे हंस रहे होते हैं। वह असासिन का तारीफ कर रहे होते हैं और वैन की बहुत ज़्यादा बुराई कर रहे होते हैं, और वैन की बहुत ज़्यादा बुराई करने के बाद जो पर्पल बाल वाला रहता है वह बोलता है चलो हम लोग चल कर देखते हैं, आखिरकार उसने जो सुबह में किया था हमें उसका बदला भी तो लेना है। लेकिन जो उजला बाल वाला होता है वह बोलता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा रिवेंज वाले ऐसे में से छोटे मोटे काम नहीं करता हूँ, मैं बस उसका बड़ा भाई हूँ, इसलिए उसका जो लास्ट मोमेंट है उसको मुझे अपने आंखों से देखना होगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ। और वो बहुत ज़्यादा ईविल टाइप का हंसने लगता है और फिर वो लोग जाने लगते हैं वैन का लास्ट मोमेंट देखने के लिए। लेकिन खैर उनको तो पता नहीं है कि अपना हीरो पहले उनके लिए एक ट्रैप बिछा कर रखा है। इसके बाद वे लोग वैन के कमरे के सामने आ जाते हैं जहाँ पे असासिन बोलता है कि ठीक है चलो अब तैयार हो जाए क्योंकि अब मैं तुमको दिखाने वाला हूँ वैन का गला हुआ बॉडी। और जो पर्पल वाला होता है वह बोलता है कि जल्दी करो मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर वो कैसा दिख रहा है। जिसके बाद वो लोग दरवाज़ा खोलते हैं और देखते हैं लेकिन अंदर तो कोई होता ही नहीं है। जिसके बाद वो लोग कमरे के अंदर जाते हैं और वो लोग आपस में झगड़ा करने लगते हैं कि आखिर वो गया कहाँ। वो लोग असासिन से पूछते हैं कि तुमने तो बोला था कि इस बैरियर के अंदर से निकलना नामुमकिन है, फिर आखिर वो गया कहाँ। जिसके बाद असासिन बोलता है कि इस बैरियर के अंदर से निकलना तो नामुमकिन है, यहाँ तक कि मैंने दो मैजिक सर्कल भी बनाए थे ताकि कुछ भी ना हो। वो लोग आपस में झगड़ा कर ही रहे होते हैं कि वैन दरवाजे के पास आकर उनको कुछ बोलता है। जिसके बाद वो लोग पीछे घूमकर देखते हैं कि ये यहाँ पर कहाँ से आकर वो लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। जिसके बाद वैन उनको बोलता है कि क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो। इसके बाद वो फिर से बोलता है कि जैसे ही तुमने ये बैरियर मैजिक बनाया था वैसे ही मैं यहाँ से निकल गया था और मैं नीचे गया, लेकिन यार तुम लोग यहाँ पर आ गए और तुम लोग को ये भी अभी पता नहीं है कि तुम्हारा जो असासिन का टारगेट है वो मर गया या फिर जिंदा है और तुम लोग सीधा कमरे के अंदर आ गए। असासिन बोलता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। जिसके बाद वैन बताता है कि मैंने नीचे तो ये भी सुना था कि तुम लोग क्या क्या बातें कर रहे हो। यह सुनने के बाद मुझे पक्का पता हो गया कि फादर ने तुम दोनों के बारे में सही कहा था कि तुम लोग लॉर्ड बिल्कुल भी नहीं बन सकते हो। यह सुनने के बाद वो दोनों बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और असासिन को बोलते हैं कि इसको मार दो। जिसके बाद वो असासिन बोलता है कि मैं भी वही करने का सोच ही रहा था। जिसके बाद वो जाता है वैन के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन वो जाता ही है कि उससे पहले ही वैन उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो वहीं पे बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। अपने असासिन को एक बार में ढेर होता हुआ देखकर वो दोनों के दोनों चौंक जाते हैं। जिसके बाद वैन उनको बोलता है कि अब मेरे ख्याल से तुम लोग को बस यहाँ से निकाल देना ही काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि तुम लोगों ने पहले ही दिखा दिया अगर मैं तुमको जाने देता हूँ तो फिर तुम लोग यहाँ पर फिर से जरूर आओगे। इसके वजह से अब मैं तुमको ऐसा सबक सिखाऊंगा जो कि नरक के बराबर होगा। जिसके बाद वो अपना एक टेक्निक का यूज़ करता है जिसकी वजह से उसके एक पीछे बहुत ज़्यादा बड़ा और ख़तरनाक दिखने वाला एक मॉन्स्टर आ जाता है, जिसको देखकर वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। और हमको पता चलता है कि यह होता है टेंको का पावर, जो कि इसका जो 12 हेवनली जनरल्स रहते हैं उसमें से एक रहता है और उसका स्पेशलिटी रहता है मतलब इल्यूजन्स के अंदर, और वह अपने दोनों भाइयों के ऊपर मतलब ऐसे मैजिक करवा देता है कि अगर वो लोग इस ग्रेनाडो फैमिली की टेरिटोरी के आसपास भी आते हैं तो उनको ऐसा इल्यूजन वाला मॉन्स्टर दिखने लगेगा जो कि कोशिश करेगा उनको मारने का, जिसके वजह से इसके बाद वो लोग दोनों इस टेरिटोरी के अंदर से निकल जाते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा डरे हुए। उनके निकल जाने के बाद वैन उस टेरिटोरी का लॉर्ड बन जाता है और अपने फादर का फोटो लेकर बोलता है कि फादर मैं अब इस टेरिटोरी का लॉर्ड बन चुका हूँ और अब मैं इस टेरिटोरी को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाऊंगा, जिस टेरिटोरी से आप इतना ज़्यादा प्यार करते थे, इसलिए अब आप आराम कीजिए। इसके बाद हमको आर्सला मैजिक एकेडमी का ओपनिंग सेरेमनी दिखाया जाता है जहाँ पे वैन को बुलाया जाता है ग्रीटिंग के लिए, क्योंकि वह इस बार का टॉप स्टूडेंट रहता है और यह उस प्रिंसिपल का ही काम रहता है।
इसके बाद वैन सोचता है कि चलो अब मैं जब टॉप स्टूडेंट बन ही गया हूँ तो मुझे वो सारी गलतियाँ नहीं करनी है जो कि मैंने अपनी पिछली ज़िंदगी में की थी। इसकी वजह से अब मैं इस मौके का पूरा फुल फ़ायदा उठाने वाला हूँ। जिसके बाद वह स्टेज के ऊपर चला जाता है और उसको देखने के बाद सारे स्टूडेंट अपने आप में ही बात करने लगते हैं कि ये तो वही वैन है जिसके पास बिल्कुल ही माना नहीं है, यह यहाँ पे क्या कर रहा है। वैन स्पीच देना शुरू करता है और सबसे पहले वो सबका शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने इतना अच्छा ओपनिंग सेरेमोनी को होस्ट किया। जिसके बाद वो बताता है कि यह अचानक हो सकता है लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी माना नहीं है, जिसकी वजह से मैं मैजिक यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन मैं मैजिक की जगह पर कुछ और यूज़ करता हूँ और उस कुछ और का नाम है ओमनी जियोत्सु। वहाँ का कोई भी समझ नहीं पाता है कि ये ओमनी जियोत्सु क्या है या फिर ये वैन क्या कह रहा है, लेकिन किजिन यह सुनकर खुश हो रही होती है और सोचती है कि आखिरकार अब वैन को अच्छा कहा जाएगा। इसके बाद वैन अपने स्पीच को आगे कंटिन्यू करता है और बताता है कि ओमनी जियोत्सु माना का यूज़ नहीं करता है बल्कि वो स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज़ करता है और भाग्य से मेरे पास वो बहुत ज़्यादा है। और क्योंकि अब मेरे पास ओमनी जियोत्सु है इसकी वजह से अब मुझे पक्का पता है कि यहाँ पे मैं खड़े अब जितने भी जादूगर हैं उनसे सबसे ज़्यादा सुपीरियर हूँ, यानी कि सबसे ज़्यादा पावरफुल हूँ। यह सुनने के बाद वहाँ पे जितने भी लोग खड़े रहते हैं वैन के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं कि आखिर ये क्या कह रहा है ये। फिर वैन बोलता है कि मैं आने वाले स्कूल एक्टिविटीज़ में बस साबित ही नहीं कर दूंगा बल्कि मैं इस पूरी दुनिया को बदल कर रख दूंगा। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे ऐसा बोलने के लिए आप लोग माफ़ कर दोगे, लेकिन यह सुनने के बाद साफ साफ दिख रहा है कि कोई भी खुश नहीं हो रहा होता है, लेकिन किजिन बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है और मन में सोचते हैं कि वैन तो अमेजिंग है। और प्रिंसिपल भी दरवाजे के साइड से उसको देखकर हंस रहा होता है। एक टीचर प्रिंसिपल के पास जाता है और बोलता है क्या आप इस ग्रीटिंग के बारे में कुछ भी नहीं कहेंगे, और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, उसका शक्ल ही देख कर साफ साफ दिख रहा होता है। लेकिन प्रिंसिपल बोलता है कि यहाँ पर बस एबिलिटी से ही फ़र्क पड़ता है और जो उसने अभी अभी बोला है उसको लिए उसके पास एबिलिटी है। जिसके बाद वो जो टीचर रहता है वह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है ये तो हम लोग आगे देख लेंगे। इसके बाद हमको दिखाया जाता है कि जो सेरेमनी है वो एंड हो चुका है और वैन क्लास के अंदर बैठा है, लेकिन कोई भी स्टूडेंट उसके पास नहीं जा रहा होता है और वैन सोचता है कि ये सब तो मेरे प्लान के ही अंदर है। इसके बाद उसके पास कोई जाता है और बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुमने जो स्पीच दिया वो बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाने वाला था। उसके बाद फिर वैन बोलता है कि हाँ वो काफ़ी अच्छा स्पीच था ना सोफ़ी, यानी कि हमको पता चलता है कि यह बोलने वाली सोफ़ी ही रहती है। और फिर सोफ़ी बोलती है कि सच में तुम्हारे उस स्पीच के बाद पूरा एकेडमी तुमसे नफरत कर रहा है। उसके बाद वह बोलता है कि हाँ शायद तुम सही कह रही हो, लेकिन मैं वही तो चाहता था। यह सुनने के बाद सोफी समझ नहीं पाती कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। मैंने अपने ग्रीटिंग से बोला था ना मैं अपना सुपीरियोरिटी सबके सामने साबित करूंगा और अपने ओमनी जुत्सु के हेल्प से इस आर्सला एकेडमी के ऊपर सबसे टॉप पर रहूंगा। जिसके बाद वो पूछती है कि हाँ उसी के बारे में तुमने ये मैजिक का नया फॉर्म कब से बना लिया। वैन बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला ना ये ओमनी जुत्सु है, मैजिक नहीं, इन दोनों को मिलाओ मत। और रही बात मैंने इसे सीखा कैसे, मैंने इसे अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाकर सीखा। जिसके बाद वो थोड़ा चौंक जाती है और सोचती है। इसके बाद किजिन दरवाजे के पास आ जाती है और चिल्लाकर बोलती है कि वह मैं यहाँ पर आ गई। जिसके बाद वो उससे सारी डिटेल्स पूछता है तो वो बताती है कि नॉर्थ और साउथ दोनों बिल्डिंग के अंदर अपना अपना कैफेटेरिया है और उस दोनों कैफेटेरिया का जो फेमस फूड रहता है उसके बारे में वो बताती है। जिसके बाद वो वैन बोलता है कि ठीक है चलो खाने चलते हैं। यह सुनकर किजिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और यहाँ पर हमको साफ साफ दिख रहा है कि वो कितनी ज़्यादा खुश है। लेकिन उसके बाद जाने से पहले वैन और सोफी से बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग दोस्त बन सकते हैं और अपना हाथ बढ़ाता है। जिसके बाद उधर से सोफी भी अपना हाथ बढ़ा देती है, वो लोग हैंड शेक कर लेते हैं और वैन वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सोफी अपने मन में ही सोचती है कि क्या ये सच में वैन ही है। इसके बाद हमको दिखाया जाता है कोई बटरफ्लाई टाइप का कीड़ा सोफी के ऊपर नजर रख रहा होता है और फिर इसके बाद हमको दिखाया जाता है उस कीड़े को जिसने भेजा था उसको। वह बोलता है तो आखिरकार तुमने उसको ढूंढ ही लिया। यह साफ साफ दिख रहा है कि आर्सला के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं इसके पास सबसे ज्यादा पावरफुल जीन्स है। और फिर उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि यह सोफी को टारगेट कर रहा होता है और हंसता है और सोचता है कि एक बार मैं इसको पकड़ लूँ उसके बाद मुझे किसी से भी डरने की जरूरत नहीं रहेगी। यहाँ तक के रोलो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, एक बार मैं उसको पकड़ लूँ उसके बाद मैं आर्सला के ऊपर राज करूंगा। इसके बाद हम लोगों को एक वीक के बाद का दिखाया जाता है जहाँ पे टीचर सभी से बोलता है कि तुम्हारे स्वॉर्डमैनशिप का अच्छे से पता लगाने के लिए कि तुम उसमें कितने ज़्यादा टैलेंटेड हो, पूरे क्लास के बीच में मॉक बैटल होगा, यानी कि
कि प्रैक्टिस मैच होगा। इसके बाद हमको दिखाया जाता है कि सभी स्टूडेंट्स प्रैक्टिस ग्राउंड पर आ चुके हैं और वहाँ पर टीचर रूल बताते हैं कि तुम लोग यहाँ पर मैजिक यूज नहीं कर सकते हो और तुम लोगों को वुडन स्वॉर्ड दिया जाएगा, यानी कि लकड़ी का स्वॉर्ड, और इसी से तुमको प्रैक्टिस करना है। तो अपने अपने लिए पार्टनर ढूंढ लो प्रैक्टिस के लिए और शुरू हो जाओ। इसके बाद हमको एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि सोफी के पास जाकर प्रैक्टिस मैच का रिक्वेस्ट करती है और सोफी भी मान जाती है। और फिर हमको वैन और किजिन को दिखाया जाता है जहाँ पे किजिन बोलती है वैन से प्रैक्टिस पार्टनर बनने के लिए, और वैन ही बोलता है कि हाँ मेरा भी वही प्लान है। जिसके बाद किजिन बोलते है चलो हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं। वैन बोलता है कि थोड़ी देर रुक जाओ क्योंकि मैं पहले सोफी का मॉक बैटल देखना चाहता हूँ। जिसके बाद किजिन बोलती है ठीक है। इसके बाद हमको सोफी और उस लड़की के बीच का मॉक बैटल दिखाया जाता है जहाँ पे सोफी उस लड़के को काफ़ी ज़्यादा आसानी और काफ़ी ज़्यादा जल्दी हरा देती है, जिसको देखकर सारे वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स रहते हैं सोफी की तारीफ करने लगते हैं। और वैन भी सोचता है कि हाँ ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। किजिन बोलती है कि आपको नहीं लगता कि अब समय हो गया है कि हम भी। जिसके बाद वैन उसको रोक कर और बोलता है कि हाँ चलो हम लोग भी अब शुरू करते हैं। इसके बाद वो चल जाते हैं फाइट करने के लिए और हमको फिर से सोफी को दिखाया जाता है जहाँ पे उसने अभी अभी जिस लड़की को हराया था वह लड़की सोफी का बहुत ज़्यादा तारीफ कर रही होती है और बोलती है कि भले ही वैन टॉप स्टूडेंट है लेकिन अगर एंट्रेंस एग्जाम के अंदर कोई स्वॉर्डमैनशिप का भी एग्जाम होता तो तुम पक्का टॉप पर ही आती। यह सुनने के बाद सोफी भी उसका शुक्रिया अदा करती है ऐसी बातें बोलने के बाद, लेकिन तभी उसको साइड से कुछ साउंड सुनाई देता और वह देखती है और चौंक जाती है क्योंकि साइड में वैन और किजिन फाइट कर रहे होते हैं और वो इतनी ज़्यादा तेज फाइट कर रहे होते हैं कि कोई सही से उनको देख भी नहीं पाता है और वो लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे से फाइट करते हैं। जहाँ पे सोफी वैन के ऊपर अटैक करती है और वैन सोचता है कि ये सच में जीतने की कोशिश कर रही है। इसके बाद जाती है किचन और काफ़ी ज़ोर से वैन के ऊपर अटैक करती है और वहाँ का पूरा ज़मीन नीचे से थोड़ा सा फोड़ देती है। इसके बाद वहीं पे वैन जीत जाता है और उसको बोलता है कि ठीक है चलो अब इसको यहीं पे रोक देते हैं। जिसके बाद किजिन बोलती है कि जैसा कि मैंने सोचा था मैं आपके सामने थोड़ा सा भी नहीं टिक सकती। वैन बोलता है कि तुम भी काफ़ी अच्छी हो और तुम्हारा एक्टिंग पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है। जिसके बाद किजिन बोलती है अच्छा तो आपको पता चल गया। जिसके बाद वह बताता है कि हाँ लेकिन मुझे लास्ट तक तो पता नहीं चला। इसके बाद से मेरा इज्जत बढ़ाने का मत सोचना बल्कि सच में मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आना। जिसके बाद किजिन बोलती है ठीक है। इसके बाद वहाँ पर सोफी आ जाती है और वैन को बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ एक प्रैक्टिस मैच करना चाहती हूँ और वैन भी मान जाता है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के सामने अपना स्वॉर्ड लेकर खड़े हो जाते हैं और बैटल अब शुरू होने वाला है। आजू बाजू के स्टूडेंट्स भी देखकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि टॉप स्टूडेंट वैन और सेकेंड प्लेस पर आने वाली सोफी के बीच में स्वॉर्ड फाइट का मॉक बैटल होने वाला है। उसके बाद ये लोग आपस में बात करने लगते हैं कि आखिर में से कौन जीतने वाला है। इसके बाद हमको दिखाया जाता है कि इन दोनों का बैटल आखिरकार शुरू हो जाता है। इसके बाद वो लोग बहुत तेज आते हैं एक दूसरे की तरफ और उन दोनों का स्वॉर्ड टकराता है और सोफी सोचती है कि मुझे पता था मैं जिस वैन को जानती थी यह वो नहीं है, यह बहुत ज़्यादा अलग है। और इसके बाद से यह जो मतलब टेक्निक यूज़ कर रहा है यह भी अलसेरा में कोई भी टेक्निक से मैच नहीं करता है और साथ ही साथ ये पूरा का पूरा अननोन है। यहाँ तक कि ये जो अभी नया नया वो मैजिक लेकर आया है जिसका नाम है ओमनी जियोत्सु, ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा मिस्ट्री है। इसके वजह से मैं ये कर रही हूँ ताकि ऐसा स्वॉर्ड हमारा टकराए तो मैं इसको थोड़ा और अच्छे से जान पाऊँ। वैन सोफी से फाइट करते करते नोटिस करता है कि जो इसका माना है ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है और इसके वजह से ये ज़्यादा इम्प्रूव नहीं कर पाएगी। तो ये बात है तो फिर चलो मैं वो करने का ट्राई करता हूँ। इसके बाद वो अपना एक पेपर डॉल निकालता है और अपना एक ओमनी जियोत्सु का यूज़ करता है जिसका नाम रहता है अर्थ पिलर। इसके बाद सोफी के नीचे काफ़ी बड़ा अर्थ का पिलर बनने लगता है और वो थोड़ा ऊपर उठने लगती है। जिसके बाद सारे स्टूडेंट्स बोलने लगते हैं कि ये तो मैजिक यूज़ कर रहा है लेकिन ये तो अलाउड नहीं था ना। लेकिन उसके बाद उनको याद आता है कि ये तो ओमनी जियोत्सु है और फिर उसके बाद वैन बोलता है कि हाँ मैजिक अलाउड नहीं था लेकिन किसी ने भी ओमनी जियोत्सु के बारे में कुछ भी नहीं कहा। सोफी सोचती है कि क्या ये सच में इतनी बुरी तरह जीतना चाहता है कि ये ऐसे बुरे बुरे ट्रिक भी यूज़ कर सकता है। जिसके बाद वहाँ पर वैन जाता है उसके पीछे से अटैक करने के लिए और बोलता है कि चलो देखता है तुम इसे कैसे संभालोगी। लेकिन तभी सोफी जल्दी से पीछे घूमती है और अपना वो भी स्वॉर्ड अटैक यूज़ करती है। उन दोनों का स्वॉर्ड टकराता है जिसके बाद जो वैन का स्वॉर्ड रहता है उसके हाथ से छूट जाता है लेकिन फिर भी किजिन जीत जाती है। लेकिन उसको समझ में नहीं आता है कि अभी अभी यहाँ पर हुआ क्या। वैन बोलता है बहुत अच्छे
मैं हार गया। लेकिन फिर सोफी बोलती है कि क्या तुम जाकर फिर से अपना स्वर उठा नहीं सकते, लेकिन वह बताता है कि नहीं, मैजिक यहाँ पर अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने अपना ओमनी जुत्सु यूज़ किया, यह काफ़ी ज़्यादा बुरा तरीका था, इसलिए मैं हार मानता हूँ। इसके बाद सोफी ध्यान देती है कि उसके बॉडी के अंदर जो मानना है वो स्टेबलाइज हो गया है, लेकिन वो समझ में नहीं पाते कि आखिर वैन ने इसको कैसे किया और इसने इसको नोटिस कब किया, लेकिन वह उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और वैन का शुक्रिया अदा करती है। वैन बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है कि तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की ज़रूरत हो। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है और उसके बाद हमको सोफी को दिखाया जाता है जिसको अपने बचपन का सीन याद आने लगता है, जहाँ पे वैन ने उसकी हेल्प की थी और वो अपने मन में ही सोचती है कि ये भले ही पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये पहले की तरह अभी तक भी दयालु है। इसके बाद हमको दिखाया जाता है कि सारे स्टूडेंट्स क्लास में आ चुके हैं ट्रेनिंग ग्राउंड में ट्रेनिंग करने के बाद, और यहाँ पर सब लोग गंदी गंदी बातें कर रहे होते हैं वैन के बारे में कि ये अपना ओमनी जुत्सु यूज़ कर रहा था फाइट के दौरान, वो बहुत ज़्यादा बेकार आदमी है, ऐसा वैसा वो लोग बोल रहे होते हैं। तो उसको देखकर किजन गुस्सा हो रही होती है, लेकिन वैन उसको बोलता है कि कोई बात नहीं है, शांत हो जाओ। इसके बाद हमको सोफी को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आती है और सबको बताती है कि तुम सब लोग गलत समझ रहे हो, वैन सिर्फ मेरा हेल्प करना चाहता था, इसीलिए उसने ओमनी जुत्सु का इस्तेमाल किया। जिसके बाद एक लड़की उससे पूछती है कि कहीं तुम गलत तो नहीं समझ रही हो ना, लेकिन उसके बाद वो बोलती है कि नहीं, अगर वैन चाहता है तो वो बहुत ही आसानी से मुझे हरा सकता है बिना ओमनी जुत्सु का यूज़ किए। फिर वो वैन की तरफ देखती है और बोलती है कि मैं सही कह रही हूँ ना वैन। फिर वैन बोलता है किसे पता है, हो सकता है अगर मैं तुम्हारे साथ सीरियसली शॉर्ट फाइट करूँ तो मैं कहीं हार जाऊँ, लेकिन मैं अगली टाइम नहीं हारूंगा। जिसके बाद सोफी बोलती है कि ठीक है, मुझे इंतजार रहेगा। यह बातें सुनने के बाद वहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स रहते हैं वो सारी बातें समझ जाते हैं कि वैन बस हेल्प करने की कोशिश कर रहा था, और उसके बाद सारी बातें समझने के बाद वो वैन के पास जाते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं कि तुम सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, और ऐसे ऐसे उसके तारीफ के पुल बांधने लगते हैं वहाँ पर जाकर। इसके बाद हमको दिखाया जाता है वैन को जो कि सोफी के पास जाता है और उसका शुक्रिया अदा करता है, बोलता है कि तुम्हारे वजह से अब दूसरे स्टूडेंट्स मुझे अवॉइड नहीं कर रहे हैं। सोफी थोड़ा हंसते हुए बोलती है कि मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर पाई, लेकिन तुम काम ही ऐसा करते हो कि लोग तुमको गलत समझ लेते हैं। जिसके बाद वो सोचता है कि अच्छा ये बात है, मैं इसके बारे में थोड़ा और जानना चाहता हूँ। इसके बाद वो सोफी को इनवाइट करता है अपने मेंशन पर चाय पीने के लिए, ताकि वो थोड़े और बातें कर पाए इसके बारे में। जिसके बाद सोफी मान जाती है और उसके बाद हमको दिखाया जाता है इसके मेंशन का सीन। यहाँ पर वैन और सोफी दोनों एक टेबल के पास में बैठे रहते हैं और उसके बाद किजन उनके लिए चाय लेकर आती है और दे देती है। जिसके बाद सोफी देखकर थोड़ा सा चौंकी रहती है और बोलती है कि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि सोफी तुम्हारी सर्वेंट है। जिसके बाद उसको वैन बताता है कि हाँ, ये कोई बड़ी बात तो नहीं है कि आर्सला एकेडमी के अंदर कोई सर्वेंट तुम्हारे साथ आए। जिसके बाद वो बोलते हैं कि हाँ, तुम सही कह रहे हो। इसके बाद वैन सोफी से पूछता है कि तुम्हारा क्या मतलब था कि लोग मुझे बहुत आसानी से हमेशा गलत समझ लेते हैं। जिसके बाद सोफी थोड़ा सा सोचती है और बताती है कि शायद इसलिए क्योंकि तुम थोड़े ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। जिसके बाद वो सोचता है कि अच्छा ये बात है, तो इसीलिए ये लोग मुझे अवॉइड कर रहे थे, और शायद यही वह कारण है जिसकी वजह से मुझे मेरी पिछली ज़िंदगी के अंदर तुसिमी कादो फैमिली ने धोखा दिया। मुझे तो लगता था कि खुद के लिए कॉन्फिडेंट होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह है कि अब मुझे थोड़ा और अच्छे से सबके साथ बात करना होगा ताकि कोई मुझे गलती से गलत ना समझ ले और ऐसा मिस्टेक दोबारा ना हो। फिर सोफी बोलती है कि लेकिन जब सबकी गलत फहमियाँ खत्म हो जाएगी तो सबको पता चल जाएगा कि तुम एक अच्छे आदमी हो। जिसके बाद वो वैन बोलता है कि अच्छा छोड़ो, इसको हम बाद में देख लेंगे। लेकिन सोफी बोलती है कि अगर तुम्हें पसंद हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ ताकि सारे क्लास को तुम्हारे बारे में अच्छे से पता चल जाए। लेकिन उसके बाद फिर वैन बोलता है कि क्या तुम सच में मेरी हेल्प करोगी। सोफी बोलते हैं कि हाँ जरूर, आखिरकार मुझे अभी तुम्हारा मार्क बैटल के लिए भी तुम्हें रिपे करना है और साथ ही साथ मैं भी तुम्हें अच्छे से जानना चाहती हूँ। जिसके बाद वैन उसका शुक्रिया अदा करता है और इसके बाद वो लोग चाय पी लेते हैं और बातें सारी खत्म हो जाती है। और फिर उसके बाद सोफी वापस अपने मेंशन में यानी कि अपने घर जाने लगती है। वैन सोचता है इसका मतलब सोफी मेरी स्कूल की सबसे फर्स्ट फ्रेंड है। इसके बाद हमको सोफी को दिखाया जाता है जो कि वापस जा रही होती है और जाते जाते वैन के बारे में और अपने बातों के बारे में सोचती रहती है। लेकिन तभी उसको रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिलती है जो कि उसको बोलती है कि मेरे मतलब घुटनों में थोड़ा सा मोच आ गया है, क्या तुम मुझे हेल्प कर सकती हो, मेरा घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। जिसके बाद सोफी मान जाती है और बोलती है कि उसको पीठ पर आ जाने के लिए ताकि उसको और दर्द ना हो। जिसके बाद वो पीछे घूम जाती है और वो जो बूढ़ी औरत रहती है वह उसके पीछे जाती है, उसका थैंक
थैंक यू करती है और बोलती है कि तुम्हारा बहुत ज़्यादा हेल्प हो गया है, क्योंकि तुमको ट्रिक करना इतना ज़्यादा आसान है, यानी कि बेवकूफ़ बनाना इतना ज़्यादा आसान है। जिसके बाद वो अपना हाथ बढ़ाती है और कोई मैजिक यूज़ करती है, लेकिन सोफी उसको देखती है लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पाती है, क्योंकि वह बूढ़ी औरत पहले ही अपना मैजिक यूज़ कर लेती है और सोफी वहाँ पे बेहोश हो जाती है। जिसके बाद वो बूढ़ी औरत कोई बूढ़ी औरत सच में होती नहीं है। उसके बाद वो उस सोफी को उठाती है और वहाँ से लेकर उसको चली जाती है। इसके बाद वैन के पास किचन आती है और उसको बताती है कि रॉबर्टो फैमिली के एक सर्वेंट यहाँ पर आई हुई है। जिसके बाद वह सोचता है कि आखिर क्या बात है। फिर वह उस सर्वेंट के पास जाता है। वह सर्वेंट वैन से पूछता है क्या सोफी अभी तक यहीं पर है, लेकिन वह बताता है कि नहीं, सोफी के गए हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। जिसके बाद वह बताती है कि वो अभी तक उधर नहीं पहुंची। अगर आपको सोफी के बारे में कुछ ही पता चलता है तो प्लीज़ हमें बता दीजिएगा। जिसके बाद वह बोलता है कि ठीक है, अगर मुझे कुछ भी पता चलता है तो मैं सबसे पहले तुमको बता दूंगा। उसके बाद वह सर्वेंट वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वैन अपने मेंशन के अंदर जाता है और टाइमो को समन करता है और टाइमो इसका 12 हेवनली जनरल्स में से एक रहता है, जो कि किसी को ढूंढने में मतलब एक्सपर्ट है और उसका एक्सपर्टीज उसी में है। जिसके बाद वैन उससे बोलता है कि क्या तुम मेरे लिए सोफी को ढूंढ सकते हो, और वो मान जाता है और वो चला जाता है सोफी को ढूंढने के लिए। और वैन सोचता है कि मुझे बहुत ज़्यादा खराब फीलिंग आ रही है इसके बारे में, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फीलिंग मेरी सही ना हो। इसके बाद हमको सोफी को दिखाया जाता है जो कि किडनैप हो चुकी है। तो गाइस सर, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो और मेरा एक्सप्लेनेशन दोनों पसंद आया होगा। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स के अंदर नेक्स्ट पार्ट कमेंट कर दो। जितना ज़्यादा कमेंट आएगा मैं उतना ही जल्दी नेक्स्ट वाला वीडियो डाल दूंगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी लाइक कर देना। चलो यार, मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप सभी को बाय।